देखिए जी, हमने यहाँ पे न्यू ऑपरेटर सीखा है। और न्यू ऑपरेटर क्या है? एक हमारे पास मेमोरी एलोकेशन का मैकेनिज्म है। अगर हम किसी वेरिएबल को क्रिएट किए बगैर नई वेरिएबल नई वैल्यू स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। करना चाहें पॉइंटर को, तो उसको हम यूँ करेंगे कि न्यू ऑपरेटर के ज़रिए हम नई मेमोरी एलोकेट कर देंगे पॉइंटर को। वो किस तरह से करते हैं वो अब हम देखेंगे इसको। अब स्क्रीन आप शेयर नहीं हो रहा सर। स्क्रीन हो गई। अब स्क्रीन विजिबल है। इस स्क्रीन में देखें आप, हमने एक वेरिएबल बनाया पॉइंटर, और p1 को हम न्यू इंट के ज़रिए न्यू मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने क्रिएट किया न्यू नेमलेस वेरिएबल, जो कि असाइन कर रहा है p1, जो कि पॉइंट कर रहा है टू ए मेमोरी लोकेशन विच इज़ ऑफ टाइप इंटीजर बट डोंट हैव नेम। तो क्या अगर उसकी आप एक्सेस करना चाहें उस वेरिएबल लोकेशन को, वेरिएबल की लोकेशन को, तो स्टार p1 के ज़रिए आप उस मेमोरी लोकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे पहले हम कर रहे थे। इसके एक एग्जांपल करने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो वेरिएबल बनाया आपने, स्टार p1 एंड टू स्टार p2, दोनों मेमोरी पॉइंटर वेरिएबल हैं। अब आप इस p1 को न्यू मेमोरी लोकेशन एलोकेट करने के लिए न्यू इंट आपने ऑपरेटर कॉल किया। अब इसको एक मेमोरी एलोकेट हो गई है, उसका नाम नहीं है लेकिन मेमोरी एलोकेट हो गई है, और ये पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन पे। स्टार p1 को जी, सर ये न्यू एन का फायदा क्या है? न्यू इंट क्या करता है? मेमोरी एलोकेट कर देता है, दोबारा से मेमोरी एलोकेट कर देता है p1 को। यानी मेमोरी लोकेशन में कोई जगह लेता है और उसका एड्रेस p1 को दे देता है न्यू इंट। पहले तो आप %a %b करके आप उसको एड्रेस लोकेशन देते थे। अगर आपने कोई ABC वेरिएबल ही नहीं बनाया और फिर भी आप उसमें कुछ स्टोर करना चाहते हैं, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। ये नेमलेस वेरिएबल क्रिएट करने, विदाउट नेम, ए वेरिएबल व्हिच डज नॉट हैव नेम, वो हम क्रिएट कर रहे हैं। और p1 पॉइंटर टू दैट वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम ही नहीं है, यानी पॉइंटर टू दैट लोकेशन हो गया। पहले हम p1 में स्टोर करते थे पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल। अब वेरिएबल नहीं बना रहे हम, बल्कि बस सिर्फ एड्रेस ऑफ समथिंग कर रहे हैं। स्टार p1 इज इक्वल टू 42। तो स्टार p1 में यानी अब जो लोकेशन हमने मेमोरी मिली थी उसमें 42 स्टोर किया। p2 इज इक्वल टू p1, हमने कहा p2 का एड्रेस भी वही हो जाए जो p1 का एड्रेस है, मतलब p2 भी पॉइंट करेगा उसी मेमोरी लोकेशन पे जिस पे p1 कर रहा था, और उस लोकेशन पे रखा गया है 42। प्रिंट करवा के देखेंगे तो 42 प्रिंट करेगा। आगे जाके हमने क्या किया, हमने p2 की लोकेशन पे जो वैल्यू थी उसको 53 कर दिया। अब देखें p2 की लोकेशन जो है 53 जब कंटेन करेगी, तो p1 के पास क्या होगा? 42। अब वो 42 ओवरराइड हो जाएगा, क्योंकि लोकेशन तो दोनों की सेम थी। p2 p1 दोनों पॉइंट कर रहे थे एक ही लोकेशन को। जब स्टार p2 53 किया तो 42 ओवरराइड हो जाएगा। अब p2 भी पॉइंट करेगा 53 पे, p1 भी पॉइंट करेगा 53 पे। अब हम अगर देखें यहाँ पर हमने क्या किया, फिर p1 को किया न्यू इंट। न्यू इंट का मतलब है अब p1 ने नई मेमोरी लोकेशन ले ली। अब नई मेमोरी लोकेशन जब मिल गई तो पुराने वाली मेमोरी लोकेशन p2 के पास रह गई। तो स्टार p1 पे आपने 88 स्टोर किया। अब आप अगर प्रिंट करेंगे p1 को और p2 को, तो p1 के पास पुरानी मेमोरी लोकेशन और p1 के पास नई मेमोरी लोकेशन है जिसके ऊपर 88 है, और p2 के पास पुरानी मेमोरी लोकेशन है जिसके ऊपर आपने 53 स्टोर कराया था। तो आउटपुट देखेंगे तो आपका आउटपुट अकॉर्डिंगली प्रिंट हो जाएगा। आप सर प्रिंट करते हैं जी। अगर ये P1 इज इक्वल टू न्यू इंट है तो P2 के लिए अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे उसमें? वही करेंगे न्यू इंट। p2 के लिए भी यही काम कर सकते हैं, p2 p3 p4 जिसके लिए चाहे करेंगे आप न्यू इंट। हाँ वो चुप हो जाना सर। मतलब ये कि है ना, दोनों को न्यू इंट करेंगे। दोनों को न्यू इंट करेंगे, नई मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी, पुराना दोनों का डेटा गायब हो जाएगा। ग्राफिकल से देखें, ग्राफिकल से वो समझ में आ जाएगा। जब हम करते हैं इंट स्टार p1 p2, तो p1 p2 एक वेरिएबल बन जाता है, वेरिएबल ऑफ टाइप पॉइंटर। उसमें कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ का भी एड्रेस नहीं है। क्वेश्चन मार्क क्या शो कर रहा है? किसी चीज़ का भी एड्रेस उसके अंदर नहीं है।
जब हम करते हैं P1 इज इक्वल टू न्यू इंट, तो क्या करेगा ये अब ये एड्रेस इसके अंदर आ गया एक मेमोरी लोकेशन का। उस मेमोरी लोकेशन में कुछ नहीं है लेकिन एड्रेस है, और वो एड्रेस स्टोर हो गया P1 में। और P2 के पास सिर्फ एड्रेस कंटेनर है, लेकिन उसमें एड्रेस भी नहीं है इस वक्त, अब उसमें एड्रेस भी नहीं है इस पॉइंटर पे, पोजीशन पे, इस पोजीशन पे इसके पास कोई एड्रेस भी नहीं है, सिर्फ इसके पास एड्रेस कंटेनर है। ये दोनों क्या है? एड्रेस कंटेनर। ये ऐसी जगह है जहाँ पे एड्रेस स्टोर किया जा सकता है। जब आपने P1 इजिकल टू न्यू इंट किया तो ये एड्रेस कंटेनर में एड्रेस आ गया किसी मेमोरी लोकेशन का, वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस उठा के इसमें डाल दिया। अब ये पॉइंट कर रहा है उस पोजीशन को। तीसरे पॉइंट में जब स्टार P1 इजिकल टू 42 किया आपने, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एड्रेस कंटेन कर रहा था उसमें जाके आपने कोई वैल्यू स्टोर कर दी, वो 42 हो गई। जबकि P2 पे एड्रेस कंटेनर है, उसमें एड्रेस भी कोई नहीं है। जब आपने यहाँ जाके P2 इजिकल टू P1 किया, तो आपने P1 का एड्रेस उठा के P2 में डाल दिया। इसका मतलब P1 और P2 दोनों ही एक ही एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। और नीचे वाली ऊपर वाली स्टेटमेंट में C वाले में ब्लॉक में आपने 42 उस पर साइन किया था, तो इसका मतलब होगा P1 P2 दोनों ही 42 को पॉइंट कर रहे हैं। अब आप देखें E में हमने स्टार P2 इजिकल टू 53 कर दिया। मतलब क्या हुआ कि हमने उसकी लोकेशन को चेंज कर दिया, लेकिन लोकेशन पे जो डेटा था उसको मॉडिफाई कर दिया, लेकिन विद द हेल्प ऑफ P2। तो P2 और P2 दोनों पॉइंट एक ही पोजीशन को कर रहे थे, तो डेटा चेंज हुआ तो P1 को भी वो मॉडिफाइड डेटा मिलेगा। अब अगर आप देखें तो अगर हम करें P1 इज इक्वल टू न्यू इंट, तो हमने P1 के लिए न्यू इंट किया, तो किससे क्या होगा? आपका P1 के अंदर एक नया एड्रेस आ जाएगा। जब भी आप न्यू इंट ऑपरेटर कॉल करते हैं तो वो एक नई मेमोरी लोकेशन लेगा, और वो नई मेमोरी लोकेशन जो है वो स्टोर कर देगा इस पॉइंटर वेरिएबल में। तो यहाँ पर इस पॉइंटर वेरिएबल में नई मेमोरी लोकेशन आ गई, और उस मेमोरी लोकेशन पे क्या है? कुछ भी नहीं है अभी तक। अब उसमें कुछ अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आप करेंगे स्टार P1 इज इक्वल टू 88। आपने 88 स्टोर करना था, तो आपने P1 इज इक्वल टू स्टार P1 इज इक्वल टू 88। जब स्टार P1 करेंगे तो वो मेमोरी के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू स्टोर कर देगा 88। अब P1 पॉइंट कर रहा है 88 को, और P2 पॉइंट कर रहा है 53 को। ये सारा मैकेनिज्म हुआ है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लें। कोई क्वेश्चन याद है? सर अगर P2 और P1 के लिए हम दोनों में इनिशियलाइज करें न्यू इंट से सर, तो ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को सर एक्सेस करेगा या सेम कोई करेगा? नहीं, इसको हर दफा नया एड्रेस मिलेगा। जब भी न्यू इंट करेंगे रैंडमली हीप से ये डेटा लेता है। हीप हमारे पास क्या है? हीप हमारे पास ऐसी जगह है जहाँ पे रैंडम डेटा फैच हो जाता है, वहाँ से रैंडम वेरिएबल मेमोरी लोकेशन हम ले लेते हैं। ठीक है, और कोई क्यूरी? और किसी को कोई क्यूरी हो यहाँ पर? तो ये डायग्राम से आपको डिटेल में समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। ओके सर जी। सर यहाँ पर जहाँ पर हमने स्टार P2 को इनिशियलाइज किया है, अगर यहाँ पर हम स्टार P1 को इनिशियलाइज करते हैं तो फिर भी दोनों में सेम ही वैल्यू आता है। कहाँ पर? कौन से पॉइंट पे? ए पे, बी पे, सी पे? कौन से? सर ई पे अगर आप स्टार P1 करते हैं, हाँ फिर भी दोनों में, क्योंकि वो स्टार P1 और P2 दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर आप स्टार P1 इक्वल टू 53 करते फिर भी यही काम होता, क्योंकि मेमोरी एड्रेस दोनों का सेम ही है ना। सही है। ओके, और कोई किसी को क्वेश्चन तो नहीं? क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलेंगे कुछ और डिस्कशन करते हैं हम न्यू ऑपरेटर को। क्रिएट न्यू ऑपरेटर जो है वो डायनामिकली नई वेरिएबल को क्रिएट, यानी मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है और उसको साइन करता है। रिटर्न पॉइंटर टू द न्यू वेरिएबल, इट इज टाइप ऑफ क्लास
It is if type is class, then constructor is called for new object. Can invoke different constructor with initialize and argument. अगर मिसाल आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर आपने माई क्लास बनाई हुई है और आप स्टार MC पॉइंटर बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बना लेता है। आपको याद है हमने स्टूडेंट क्लास बनाई थी, स्टूडेंट का S1 S2 S3 बनाया था। अगर हम एक स्टूडेंट स्टार S1 बनाते हैं तो ये बनेगा S1 पॉइंटर टू स्टूडेंट 1। अब उसमें हम ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करते हैं बजाय कि हम वेरिएबल का, क्योंकि हमने कहा इंटीजर क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप है, लेकिन क्लासेस क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो इसका भी ख्याल रखें कि क्लासेस इज नथिंग बट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो अब उसमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में अभी एड्रेस ही होते हैं मेमोरी लोकेशन का। तो आप अगर माई सी पॉइंटर एक पॉइंटर बना लेते हैं और इसमें S1 स्टोर कर देते हैं तो वो ये पॉइंटर के अंदर एड्रेस होगा उस ऑब्जेक्ट का जो कि ऑब्जेक्ट है क्या, स्टूडेंट 1। अगर स्टूडेंट S1 उसमें स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट की कास्ट है, स्टूडेंट का फलां है। अब आपने इसका जो S1 क्या है एड्रेस कहाँ पे है, ये पहली जो जगह होती है ना, इसका एड्रेस आके स्टोर हो जाएगा पॉइंटर में जब हम MC पॉइंटर PTR इज इक्वल टू S1 कर देंगे। अगर S1 क्लास स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट है और S1 ही आपका जो पॉइंटर है वो भी इसी टाइप का बनाना पड़ेगा। जैसे माई क्लास बनाया तो माई क्लास की ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर हो सकती है, और स्टूडेंट का पॉइंटर बनाया तो स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट हो सकती है। जी सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैंने ये कहा कि अगर आप स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट भी स्टोर हो सकती है। अगर आप एनिमल की क्लास बनाएंगे तो एनिमल का ही पॉइंटर बनाना पड़ेगा और एनिमल की ही पॉइंटर की ऑब्जेक्ट बना के उसका एड्रेस स्टोर किया जा सकता है इसमें न्यू ऑपरेटर के जरिए। तो अगर आप न्यू ऑपरेटर के जरिए नई ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो आप फिर क्या करेंगे, न्यू माई क्लास करके माई क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे और उस तरह से उसकी ऑब्जेक्ट के नए वेरिएबल को रीइनिशियलाइज करके नई कंस्ट्रक्टर को कॉल करके दोबारा से वैल्यू असाइन कर देंगे। मैं इसको डेमो में एक्सप्लेन करता हूँ तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कंसेप्ट देखें कि किस तरह से आपका पॉइंटर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। आप क्लासेस आर यूज़र डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के भी आप पॉइंटर बना सकते हैं और उनके साथ अगर न्यू ऑपरेटर यूज़ करोगे तो आप न्यू ऑपरेटर के ज़रिए कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं आप उस क्लास का, जिसके ज़रिए आप एक नई ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कैन स्टिल इनिशियलाइज इन नॉन क्लास टाइप। अगर आप इसी तरह से इंटीजर बनाएं, मिसाल n स्टार आपने बनाया, n को आप असाइन करना चाहें न्यू इंट 17 तो डायरेक्टली क्या करेगा, ये 17 स्टोर कर देगा स्टार n के अंदर, मतलब n इज ए एड्रेस लोकेटर। और अगर आप उसमें वैल्यू स्टोर करना चाहें तो आप न्यू इंट आपने बताया न्यू नई मेमोरी लोकेशन और इंटीजर 17 तो 17 उसमें स्टोर हो जाएगा। जी आयशा पूछें। सर वो आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है और वो ज़ई सी आवाज आ रही है पीछे से। जी सी आवाज में आ रही है। चलिए मैंने हेडफोन लगाया था इसलिए मैंने कहा शायद विजिबल ज़्यादा हो। मैंने अब सही आ रही है आवाज़? यस सर अब सही है। अब सही है। मैं बगैर हेडफोन के लैपटॉप से आपसे बात कर रहा था। चलिए मैं बगैर हेडफोन के कर लेता हूँ, उसमें मुझे सीखना ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, ओके, नो इशू। चलें जी, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स पॉइंटर एंड फंक्शंस। पॉइंटर आर फुल फ्लैश टाइप, कैन बी यूज जस्ट लाइक अनदर टाइप। जैसे हमने कहा था कि आपकी पॉइंटर जो है सिर्फ मेमोरी कंटेनर नहीं है, ऑब्जेक्ट कंटेनर भी है, यानी सिर्फ इंटीजर को ही कंटेन कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह कैन बी ए फंक्शन पैरामीटर, कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। यहाँ पे देखें एक एग्जांपल, यहाँ हमने रिटर्न टाइप को पॉइंटर बनाया। यहाँ रिटर्न टाइप के साथ हमने कहा इंट स्टार लगा दिया, तो हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो रिटर्न करेगा वो रिटर्न एड्रेस करेगा।
तो पॉइंटर आपके पास जनरेट होगा। फाइंड अदर पॉइंटर इंट स्टार पी अगर आप करते हैं यहाँ पे, तो आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया जो कि पॉइंट करेगा, यानी पैरामीटर पासिंग बाय पॉइंटर कर रहे हैं हम। द फंक्शन डिक्लेयर पॉइंटर टू एन इंट। लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें, आप जब स्टार पी पे लगाएंगे तो ये पॉइंटर वेरिएबल कंटेन होगा, और अगर आप स्टार एन इस पे लगाएंगे तो ये पॉइंटर टू इंट है, यानी पढ़ेंगे तो उसको सेम ही पॉइंटर टू इंट है। लेकिन इसको मेमोराइज करने का आसान तरीका है, इसको हम कहेंगे कि ये पी वेरिएबल एक डमी वेरिएबल है, लेकिन ये पॉइंटर कर रहा है फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होगा पास होगा वो एज ए पॉइंटर पास होगा। तो पॉइंटर टू एन इंट, रिटर्न पॉइंटर टू एन इंट। रिटर्न करवाएंगे तो उसके साथ ऐसे लगाएंगे, अगर सेंड करेंगे तो इसके साथ। नहीं, अगर आप किसी फंक्शन के अंदर पॉइंटर ही पास कर रहे हैं और पॉइंटर ही रिटर्न करवा रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आप फंक्शन डिक्लेरेशन में ये चीज़ बताएंगे कि इसमें जो पैरामीटर पास होगा वो इंस्टीड ऑफ बाय वैल्यू के पॉइंटर पास कर रहे हैं, नॉर्मल वेरिएबल की बजाय, ऑर्डिनरी वेरिएबल की बजाय पॉइंटर वेरिएबल पास कर रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स जैसे मैंने पहले बताया आपको, आल्सो कॉल्ड फ्री स्टोर, मतलब कोई सिक्वेंशियल नहीं है कि अगर आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया उसके बाद दूसरा करेंगे तो वो सेम लोकेशन यानी अगली लोकेशन को ले लेगा। ये हीप में होता है रिजर्व और डायनामिकली एलोकेटेड वेरिएबल। ऑल न्यू डायनामिक वेरिएबल कंज्यूम मेमोरी इन फ्री स्टोर। फ्री स्टोर मतलब जो अवेलेबल लोकेशन होती है वो मिल जाती हैं। अब कंसेक्टिव लोकेशन अगर फ्री होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो कोई रैंडमली आपको असाइन कर दी जाती है। इफ टू मैनी कुड यूज ऑल फ्री स्टोर मेमोरी, बहुत ज़्यादा वेरिएबल बनाएंगे तो ये इशू होता है। और अगर इतने ज़्यादा वेरिएबल बनाएं जितने फ्री स्टोर यानी आपके पास मेमोरी अवेलेबल ना हो, तो फिर आपका सिस्टम स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है और सिस्टम हैंग हो जाता है। फ्यूचर न्यू ऑपरेशन विल फेल इफ फ्री स्टोर इज फुल। ये यहाँ पे आप प्रूफ मिल गया कि न्यू ऑपरेशन अगर आप बार बार क्रिएट करते जाएं और फ्री स्टोर फुल है तो ये फेल हो जाए, न्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता है। मेमोरी आप कहते हैं न्यू ऑपरेटर से क्या करते हैं, आप नई मेमोरी एलोकेट करते हैं। अगर मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है तो नई मेमोरी एलोकेट कहाँ से होगी, होगी ही नहीं। ठीक है, इस तरह से काम करता है। चेकिंग न्यू सक्सेस, ओल्डर कंपाइलर जो हमारे पास यूज होते थे उनकी डिस्कशन है यहाँ पर, बट लेकिन आपका जैसे फोकस मैथमेटिक्स वालों का सिर्फ ये है कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना है अपनी इक्वेशंस बनाने के लिए, तो हम इस डिस्कशन को यहाँ नहीं रखते कि ओल्डर कैसे होता था, न्यू कैसे होता था। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए इफ पी इज इक्वल टू नल, तो मैंने नल यूज़ किया था, लेकिन ये पुराने पॉइंटर्स आपकी जो कंपाइलर है वो सपोर्ट करते थे। नए कंपाइलर में नल वगैरह ऑपरेटर सपोर्ट नहीं होता, उसमें एरर आ जाता है। तो हम स्किप करते हैं और इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आपका लेक्चर मेमोरी मैनेजमेंट तक यहाँ के हमने टॉपिक करवाया, इसी से आपकी असेसमेंट होगी। इसकी हम वो कर लेते हैं, डेमो कर लेते हैं।